तो बेटे करते हैं अगला टॉपिक स्टार्ट, जो कि है एसी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। क्या है अगला टॉपिक? एसी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। लिख लो, एसी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। कोई भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस की एसी वोल्टेज। देखो तो अपने पास में किस तरीके से है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को हम किसी रजिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे तो उसमें किस तरीके से करंट फ्लो करेगा वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एसी वोल्टेज का जो सोर्स होता है ना उसको इस तरीके से लिखा जाता है, एक सर्कल बना के ऐसी एक फ्लक्चुएटिंग वेव सी बना देते हैं बेटा। ठीक है, ऐसी एक वेव बना दी, साइन जो वेव होती है ना ऐसी सी बना दी, और इसमें से इस लाइन को हटा दिया और एक सर्कल लगा। ऐसा बनाया जाता है एसी वोल्टेज का जो सोर्स है वो। इसके अक्रॉस में हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है रजिस्टर आर, और इधर की जो वोल्टेज है वो है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो है वी नोट, तो एम्पलीट्यूड है वो, और साइन ओमेगा टी उसकी वेव है। इसकी वजह से इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा होगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बेटा बात करूं इस रजिस्टर के अक्रॉस में कितनी सी वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी, तो पूरी ही वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। तो लेट स्टार्ट करते हैं यहां से, लेट ए सी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर आर। आर रजिस्टर के अक्रॉस में इसको अप्लाई करते हैं, तो इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करी है V अपॉन आर। V जो वोल्टेज है उसको मैंने लिख दिया है V साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये वोल्टेज अप्लाई करी थी अपॉन आर। इसको लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा। करंट को कैसे लिख दिया है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इधर पे जो वी नोट अपॉन आर है इसको तो मैंने बोल दिया आई नोट। हियर आई नोट है वो क्या बन गया है बेटा, वी नोट अपॉन आर। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने पास में करंट की वैल्यू आ गई है, अगर वोल्टेज ये अप्लाई करी थी तो करंट की वैल्यू इतनी आई है रजिस्टर में, जिसके अंदर में जो आई नोट है वो वी नोट अपॉन आर। इतना ही हमें निकालना था। तो इधर पे जो वोल्टेज थी उसकी वैल्यू थी वी नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है उसकी वैल्यू है आई नोट साइन। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, इनमें देखना है कि कितना सा फेज डिफरेंस। इसका फेज है भाई ओमेगा टी, इसका फेज भी है ओमेगा टी, तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास में जो चीज पता चली वो ये है, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो वोल्टेज थी और जो करंट है उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। या ऐसा बोल सकते हैं इसको, और जो करंट है और जो वोल्टेज है दोनों के दोनों सेम फेज में है, और सेम फेज को लिखा जाता है बेटा इन फेज। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, या आर इन सेम फेज ऐसा लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके हमने फेज डिफरेंस और जो करंट है उसके बारे में जो चीज थी वो लिख ली। ठीक है बेटा, दोनों का अगर मुझे फेजर डायग्राम बनाना हुआ तो फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाएंगे, ये सब हम बना लें। देखो तो पहले मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ। ग्राफ देखो भाई ऐसे बनाया जाएगा, इस डायरेक्शन में है करंट और वोल्टेज, और इस डायरेक्शन में है टाइम। दोनों की इक्वेशन है साइन ओमेगा टी।
तो पहले तो मैं वोल्टेज लिख देता हूँ, वोल्टेज है उसकी इक्वेशन साइन के टर्म में है, तो वोल्टेज है ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब वोल्टेज के बाद में करंट का ग्राफ बना देता हूँ। करंट का ग्राफ होगा आई नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नोट होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है आई नोट। तो करंट का और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो भी बन गया है। टोटल टाइम पीरियड टी के लिए ग्राफ बना है, यहां तक है टी बाई। ऐसे करके अपने जो ग्राफ है वो बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें बनाई जाती है भाई फेजर। फेजर क्या है, दोनों का फेज सेम ही है, तो इनका फेजर है वो ऐसा बनाया जा सकता है कि अगर इस डायरेक्शन में अपने पास में वोल्टेज है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में अपना करंट होगा। ठीक है, दोनों का रेफरेंस है वो ओमेगा टी मैंने मान लिया है इस डायरेक्शन में, ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इस डायरेक्शन में ओमेगा टी है और इस डायरेक्शन में उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमने लिख दिया है। ऐसे करके बन गया। नेक्स्ट जो हम लिखने वाले हैं वो है पावर। पावर ड्रॉप अक्रॉस आर, इसका जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस में कितनी सी पावर है वो ड्रॉप होगी। तो पावर है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वोल्टेज इंटू करंट। बहुत बढ़िया। वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या था, वी नोट साइन ओमेगा टी, करंट का फॉर्मूला था आई नोट साइन ओमेगा टी। ये बन जाता है वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बेटा जो पावर निकल के आई है रजिस्टर के अक्रॉस में उसकी वैल्यू ये निकल के आई है वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये पावर तो फ्लक्चुएट कर दी है क्योंकि साइन स्क्वायर की टर्म्स में है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, तो ऐसे केस में अपने को निकालनी होती है एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए क्या लेंगे भाई, इन सब की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। वी नोट आई नोट तो सही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो एवरेज पावर है उसकी वैल्यू आ जाती है वी नोट आई नोट बाई 2। इसको लिख सकते हैं वी नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू। वी नोट बाई रूट टू मतलब कि वी आर एम एस, आई नोट बाई रूट टू मतलब कि आई आर एम एस। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आ जाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम। बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा इसको लिख सकते हैं भाई वी इंटू आई है, करंट है, करंट को क्या लिख सकते हैं वी बाई आर। इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाता है वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वोल्टेज को लिख सकते हैं आई इंटू आर, ओम्स लॉ की वजह से। एक और जो एवरेज पावर का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। मतलब क्या है कि बेटा फॉर्मूला तो वही वाला बना है जो डीसी में बनता था, वी इंटू आई, वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर इंटू आर पावर का। ठीक है, सिंपली क्या है जिसमें जो करंट है या जो वोल्टेज है उनकी आरएमएस वैल्यू लेके चलना है, कितना सा होता है अपने पास में फर्क। तो अब इस पे बेस्ड एक नोट पॉइंट निकल के आ जाता है, नोट। फर्स्ट पॉइंट तो ये है भाई, ऐसे अगर कोई रजिस्टर है जिसके अंदर में करंट फ्लो कर रहा है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये है इसका रजिस्टेंस आर। ठीक है, या एक ऐसा मान लेते हैं आर रजिस्टेंस ये है, एक जो करंट है ना वो डीसी करंट है। ठीक है, एक डीसी करंट है जिसकी वैल्यू है आई आर एम एस की। ठीक है, इस ऊपर वाला करंट है उसकी जो आर एम एस वैल्यू थी उसके बराबर ही एक करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटा चाहे ये केस ले लो चाहे ये केस ले लो, दोनों के अंदर में जो पावर डेसिपेट होगी वो सेम होगी। तो जो पावर है वो इतनी ही डेसिपेट होती है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस में जितना कि उसके बराबर आरएमएस वैल्यू का, उसकी आरएमएस वैल्यू के बराबर ही कोई डीसी करंट आ रहा हो तो जो डेसिपेट करेगा वो। ठीक है, सिंपली क्या है कि भाई करंट की वैल्यू ऐसी कंफ्यूजिंग सी लिखने की बजाय में सीधी उसकी आरएमएस वैल्यू लिख के पावर निकाला करो, खत्म बात। ये रहेगा इसका। इसमें दो केस बनाए हैं, इनका मतलब क्या है
कि बोथ विल डेसिपेट सेम हीट, दोनों में सेम हीट डेसिपेट होगी या दोनों में सेम पावर डेसिपेट होगी, ये इसका मतलब हो। ठीक है, तो ये है अपने पास में वही सिनेरियो, एसी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का मतलब। ठीक है बेटे, इसमें बेस जो सेकंड पॉइंट है वो लिखते हैं। अब अपने हाउस होल्ड जो सप्लाई है, तो बेटा घर में जो सप्लाई होती है ना, वो सप्लाई एक एसी सप्लाई आती है। ठीक है, इंडिया में जो सप्लाई आती है वो होती है बेटा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यूएसए की बात करूं तो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की वहां पे सप्लाई आ रही है। ठीक है, बट यूएसए का कुछ काम नहीं है तो इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, इंडिया को ही अच्छे से समझते हैं। तो बेटा अगर जो 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि अपने तो एसी सप्लाई आ रही है। इसका मतलब है ये जो 220 वोल्ट है, ये अपने घर में आने वाली वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, और 50 हर्ट्ज है ये अपने घर पे आने वाली वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ऐसा होता है हाउस होल्ड सप्लाई। इसका मतलब अपने घर में जो सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई के जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई इंटू 50 मतलब कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। और ये आरएमएस वैल्यू है, तो वी आरएमएस क्या हो जाता है, V0/√2। तो 220 वोल्टेज इज इक्वल टू V0/√2। तो इधर पे V0 है वो बन जाता है 220 √2, मतलब कि 311 वोल्ट। तो बेटा हाउस होल्ड में जो सप्लाई आ रही होती है उसकी वैल्यू होती है V0 sin ω t। इसका मतलब है वो है 311 sin of 100 पाई। तो अपने घर में जो सप्लाई है वो एक्चुअल में ऐसी दिख रही होती है, बट ऐसी लिखने की बजाय में हम ये लिख लेते हैं जो कि है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये ऐसी सप्लाई हमने क्यों लिखी है, ये इसलिए लिखी है बेटा क्योंकि घर में अपने लिए जो मेन चीज मैटर करती है वो ये है कि कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, कितनी पावर कंज्यूम हुई है। और पावर कंज्यूम करने के लिए ये फॉर्मूला की बजाय 220 वोल्ट की आरएमएस से आंसर निकाल लेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। इसलिए वो जो वैल्यू है वो गिवन रहती है। समझ में आई मेरी बात। अब बेटा घर में जो सप्लाई आ रही है ना उसके बारे में भी ध्यान रखना, वो 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है उसमें एक सेकंड में ऐसी ऐसी 50 वेव्स बन रही होती हैं। ठीक है, साइन की वेव है वो कितनी बन रही होती है, 50 साइन की वेव बन रही होती है एक सेकंड में। मतलब एक सेकंड में कोई भी जो पीले वाला बल्ब जलता है वो एक सेकंड में 100 बार बंद होता है और ऑन होता है। इतनी फास्ट सप्लाई आती है जो अपनी आंखों से नहीं दिख पाता है। ऐसा होता है हाउस होल्ड सप्लाई का मतलब। ठीक है, आया समझ में, ये मतलब था। अच्छा, नोट करके थर्ड पॉइंट लिखते हैं भाई। एक रहता है कि 220 वोल्ट डीसी है एंड 220 वोल्ट एसी है, विच इज मोर डेंजरस। इनमें से कौन सी ज्यादा डेंजरस है, 220 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट एसी। तो इसका सही आंसर बन जाता है बेटा 220 वोल्ट एसी। 220 वोल्ट एसी इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसका जब पीक वैल्यू आएगी वो 311 वोल्ट की होगी। ठीक है, 220 वोल्ट डीसी हमेशा 220 पे ही चलती रहेगी कांस्टेंट। बट जो एसी वोल्टेज है वो जब बढ़िया झटका मारेगी, झटका, तो वो आएगा 311 वोल्ट का। ठीक है, ऐसे किसी इंसान को मरने के लिए 50 वोल्ट ही काफी है, 50-60 वोल्ट पे भी मर सकता है। उस चीज की तो चिंता मत करना कि भाई इसमें बच जाएगा इसमें मर जाएगा, ना ना, दोनों में ही मर जाएगा।
अच्छा, तो ये चीज थी बेटा अपने पास में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे बेस्ड जो कंसेप्ट था वो ये था। चलो, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये है बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन। What is approximate peak value of alternating current producing 4 times the heat produced per second by a steady current of 2 ampere in a resistor? ठीक है बेटा, इस चीज को समझो। अल्टरनेटिंग एसी करंट की पीक वैल्यू कितनी हो तो कि सेम हीट प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस अच्छा 4 गुना हीट प्रोड्यूस पर सेकंड मतलब पावर, जिसकी पावर मतलब जो एसी है एसी की पावर 4 गुना हो जाए डीसी सप्लाई की पावर। ठीक है, ये अपने पास में गिवन है। एसी की पावर है बेटा, वो कैसे निकाली जाती है? एसी में सिर्फ आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर। डीसी की पावर क्या हो जाती है? 4 इंटू, तो डीसी का करंट है 2, उसका स्क्वायर इंटू आर। बहुत बढ़िया, आर से अपने पास में आर कैंसिल आउट। आई आर एम एस का जो स्क्वायर है वो बन चुका है 16। करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो बन चुकी है 4। स्क्वायर बना है 16 तो उसकी वैल्यू बन गई है 4। तो करंट की आरएमएस वैल्यू को लिख सकते हैं आई नोट बाई √2 जो कि है 4। आई नोट की वैल्यू आ जाती है 4 √2 एम्पियर। तो 4 को √2 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा? 5.6 एम्पियर। बस ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इस पे बेस्ड था एसी में और डीसी में जो पावर है उसका क्या कंसेप्ट लगाना था वो हमने लगाया। अच्छा, बढ़िया चीज, इजी चीज, शांत स्वभाव के साथ में कर लिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम करते हैं एसी वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर। अगर कोई इंडक्टर है उस पे हम एसी वोल्टेज लगाएं उसमें क्या सिनेरियो बनता है, तो वो लिखते हैं। एसी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कोई इंडक्टर है उसके अक्रॉस में अगर एसी वोल्टेज है उसका सिनेरियो देख। तो बेटा ऐसा है अपने पास में कोई इंडक्टर, उसके अक्रॉस में एक एसी वोल्टेज है, ये हमने लगा दिया। एसी वोल्टेज की वैल्यू है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। लिख लेते हैं, लेट ए वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड across an inductor of inductance L। एक इंडक्टर के अक्रॉस में लगा दिया है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू है L। बेटा इसमें सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका मतलब है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दोनों सेम ही है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वी, यही है क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, या जो सोर्स देगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस चली जाएगी। मान लेते हैं करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ जाता है? L इंटू डी आई बाई डी टी। और वोल्टेज की वैल्यू क्या है? वी नोट साइन ओमेगा। डी आई को तो मैंने लिख दिया इस तरफ, बाकी सबको उस तरफ ले। वी नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये बन गया है इसमें फ्लो करते हुए करंट की वैल्यू के लिए रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब बेटा दोनों तरफ में इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा आई, वी नोट अपॉन एल ऐसे ही रह जाएगा। राइट साइड में साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट होएगी 0 से लेकर टी, किसी भी टी टाइम पे जो करंट है वो आई। ठीक है, इनिशियल जो करंट था वो 0 था।
ठीक है, तो बस करंट की सिंपली वैल्यू आ जाती है वी नोट अपॉन एल। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। बहुत बढ़िया। तो आई को मैंने लिख दिया है माइनस वी नोट अपॉन ओमेगा एल कोस ऑफ ओमेगा टी। ऐसे करके बेटा जो करंट है उसकी वैल्यू हमने लिख दी। तो करंट को कैसे लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है भाई, इससे आई नोट है उसकी वैल्यू क्या बनी है, यहाँ पे जो आई नोट है उसकी वैल्यू बनी है वी नोट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है भाई। बट बेटा होता क्या है, जो करंट जो है ना, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो इंडक्टर के सर्किट में जो रजिस्टेंस है उसको मैंने लिख दिया है एक्सएल। ठीक है, तो ऑल्सो जो एक्सएल है उसकी वैल्यू आ गई है ओमेगा इंटू एल। चलो बहुत बढ़िया। एक्सएल है, पहले तो इसकी इसका सिनेरियो सोल्व कर लेते हैं भाई। लेफ्ट साइड को थोड़ी देर में देखेंगे, इसको थोड़ी देर में देखेंगे, पहले इसको ही कर लेते हैं। एक्सएल जो है ना बेटा उसका नाम हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। अब बेटा ये एक रेजिस्टेंस ही है क्योंकि वी नोट अपॉन एक्सएल से आया है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही करंट होता है। तो इसकी जो एस का यूनिट होगी वो होगी ओ। ये ऐसे बन गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो बेसिक मीनिंग है वो बता देता हूं। इसका मीनिंग हो जाता है रेजिस्टेंस offered by इंडक्टर इन एसी सर्किट। कोई भी एसी सर्किट है उसमें इंडक्टर कितना सा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये उसकी वैल्यू। ठीक है, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। तो यहां से जो करंट है उसको बना सकते हैं, आई नोट कोस को लिखा जा सकता है बेटा साइन ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा। बट ये माइनस है तो वो भी अंदर चला जाएगा, तो माइनस कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। क्योंकि बेटे वोल्टेज जो थी वो साइन का फंक्शन थी, साइन ओमेगा टी। तो हमें करंट भी साइन ओमेगा टी में ही लिखना पड़ा ताकि हम इसका फेज है वो निकाल सकें। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, दोनों का फेज निकालने के लिए ऐसा लिखा है। ओके, ठीक है। तो अब बेटा हमने किया क्या है, वैसे शुरुआत से बता देता हूं। एक वोल्टेज है उसको अप्लाई किया किसी इंडक्टर के अक्रॉस में, उस इंडक्टर के अंदर में एक करंट निकल के आया जिस करंट की वैल्यू इतनी है। अब उस करंट में उसको हमने इस फॉर्म में लिखा माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी की टर्म्स में। आई नोट उसमें से अपने पास में ये था, माइनस कोस ओमेगा टी को ऐसे लिखा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसे करके आई नोट की वैल्यू निकल के आई और फिर आई नोट से हमने एक्सएल को हमने बोल दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बेटा मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूं, फेज में क्या चल रहा है। वोल्टेज का फेज था भाई ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, मतलब करंट फेज में पीछे चल रहा है। फेज में कौन पीछे चल रहा है बेटा, करंट पीछे चल रहा है। और कितने से पीछे चल रहा है, पाई बाई टू से। इसको लिख लेते हैं करंट थ्रू इंडक्टर इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई टू। करंट जो है इंडक्टर में वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है पाई बाई टू के फेज। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं और वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय फेज ऑफ
पाई बाई टू, और जो वोल्टेज है वो करंट से आगे चल रही है पाई बाई टू के फेज। ऐसा करके अपना जो सिनेरियो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेज, करंट, सब कुछ हमने निकाल लिया। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। अब बेटा अगला काम है अपने पास में ग्राफ बनाना। नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ को समझना भाई, ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। एक तरफ तो वोल्टेज और करंट की एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, इस तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज और करंट। अच्छा, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं वोल्टेज। वोल्टेज लिखी जाएगी बेटा V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए इक्वेशन ऐसी आएगी साइन की टर्म्स में। तो साइन का जो ग्राफ है वो मैंने ऐसे बना दिया है। दूसरी चीज है बेटा करंट। करंट के लिए बनाते हैं, ये है भाई वोल्टेज का ग्राफ। देख लो ये वोल्टेज का ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूं मैं करंट का। करंट की इक्वेशन क्या थी, माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। बेटा कोस का ग्राफ बनाते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है मैक्सिमम से, बट माइनस कोस का माइनस से स्टार्ट होता है। इसका जो ग्राफ है वो लिख देता हूं मैं। कोस का जो ग्राफ है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ऐसा ऐसा बनता है माइनस कोस का ग्राफ, या ऐसा बोल सकते हैं करंट का ग्राफ। तो ये बन गया है भाई करंट का ग्राफ, ऊपर वाला था वोल्टेज का ग्राफ। तो ऐसे करके वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है वो बन जाता है। बहुत बढ़िया। चलो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ में। अब ग्राफ के बाद में नेक्स्ट जो अपने पास में लिखने वाले हैं वो है फेजर। फेजर, फेजर बनाते हैं बेटा। देखो दोनों के अंदर में कितना सा फेज डिफरेंस है, यही हमें लिखना है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा था इंडक्टर में जो करंट है वो आगे चल, वो लैग बिहाइंड है वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज आगे चल रही है, करंट पीछे चलता है। बहुत बढ़िया। तो अगर बेटा वोल्टेज अगर इस डायरेक्शन में मैं बनाता हूं, वोल्टेज वी नोट, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इस तरफ है, तो करंट इससे पीछे आ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड है आई नोट, और करंट इससे कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई टू, 90 डिग्री। ठीक है। अगर बेटा इसका फेजर ऐसे बना रहा हूं कि करंट को मैं इस डायरेक्शन में लिख दे रहा हूं, इंडक्टर का जो करंट है उसको इस डायरेक्शन में लिख दिया, तो वोल्टेज इससे आगे चल रही है, तो वोल्टेज को इस तरफ लिखना पड़ेगा। वोल्टेज इससे कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो इस तरीके से जो फेजर है उनको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो चीज आती है वो है भाई पावर। पावर डेसिपेटेड बाय इंडक्टर। कोई भी इंडक्टर है वो कितनी सी पावर को डेसिपेट करेगा। देखो, तो वही पावर डेसिपेट के बारे में लिख देता हूँ। तो इंडक्टर है, इंडक्टर में जो पावर है उसको लिखा जाएगा पावर इज इक्वल टू इंडक्टर में वोल्टेज इंटू इसमें करंट। इंडक्टर में जो वोल्टेज थी वो थी वी नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, देखो भाई माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। इसको मैं लिख देता हूँ, माइनस इधर लिख दिया आई नोट कोस ओमेगा टी। वी नोट आई नोट तो एक साथ लिख दिया, साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके लिखूं तो ये बन जाएगा माइनस वी नोट आई नोट बाई टू इंटू टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाता है साइन ऑफ 2 थीटा। ये बन जाता है माइनस वी नोट आई नोट बाई टू इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ये बन जाती है इंडक्टर से जो पावर डिलीवर हुई है उसकी वैल्यू। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ साइन का फंक्शन है ना, साइन की एवरेज क्या होती है, जीरो। तो इंडक्टर में जो एवरेज है
एवरेज पावर कितनी सी ड्रॉप हुई है या डेसिपेट हुई है इंडक्टर में, उसकी वैल्यू 0 निकल के आती है। इंडक्टर कोई भी पावर को डेसिपेट नहीं करेगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इसके सिनेरियो है वो लिख लिए हैं। चलो तो अब एक एग्जांपल के साथ में शुरू करते हैं। एक अपने पास में इंडक्टर है और उसका इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी। उसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स के साथ में कनेक्ट किया हुआ है और उस सोर्स की जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है एक इंडक्टर जिसको हमने किसी दूसरे को हमने डीसी के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ऐसे दो इंडक्टर हैं, उनको एक को एसी के साथ में कनेक्ट किया, एक को डीसी सोर्स के साथ में कनेक्ट किया है। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड आउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इन बोथ केसेस। जो अपने पास में जो दो केस बने हैं, दोनों केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करना है, पहले केस में और दूसरे केस। पहले केस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू वही लिख दी है, एक्सएल। एक्सएल को कैसे लिखा जा सकता है? ओमेगा इंटू एल। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे वाला केस है उसमें भी ऐसे एक्सएल लिखा जाएगा, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 4 इंटू एल। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 50 और एल है उसकी वैल्यू है 5 मिली हेनरी। तो 5 × 10⁻³ ऐसे करके इसको लिखा जा रहा है। इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो 0.628 ओम है वो इसका बन जाता है एक्सेल। बहुत बढ़िया। 0.628 जो मेथड है इससे हमें कैलकुलेट करेंगे। बट बेटा जब भी अपने पास में डीसी सप्लाई आती है तो डीसी सप्लाई का जो ओमेगा होता है, डीसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0। इसके बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी जो डीसी होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास में क्या होती है? 0। तो डीसी के केस में हमेशा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब भी अपने पास में डीसी सप्लाई होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0। एसी सप्लाई है तो इस तरीके से निकाला, ऐसे रहता है अपने पास में। इसके बाद में करते हैं इससे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडक्टर ऑफ 30 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज एसी सोर्स। द इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक इंडक्टर है 30 मिली हेनरी का जो कि इतने से सोर्स के साथ में किसी एसी के सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो एक्सएल निकालना है, उसकी वैल्यू हो जाती है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा जो है अपने पास में फ्रीक्वेंसी वो हो जाती है 2 पाई इंटू ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आ जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, इंटू एल लिख देते हैं। 2 पाई को मैंने लिख दिया है 3.14 और फ्रीक्वेंसी है 100 और जो एल है वो है 30 × 10⁻³ है। ठीक है, ताकि ये ओम में बन जाए। बहुत बढ़िया। इधर है 10⁻³ और 1 2, इससे अपने पास में 1 2 और 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाता है 2 × 3.14 × 3, तो 6 × 3.14 ओम। तो ये अपने पास में हो जाता है 18 के आसपास, तो सही आंसर आ जाता है 18.85। 18.85 ओम ये हो जाता है इसका सही इंडक्टिव रिएक्टेंस। इतना सा क्वेश्चन। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है अपने पास में कैपेसिटर वाला केस। ठीक है, एसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इससे पहले हमने सबसे पहले किया था किसी एसी वोल्टेज को अगर मैं रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करता हूं,
एसी वोल्टेज को अगर इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करता हूं, अब जो नेक्स्ट केस करने वाले हैं वो है एसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। एसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी, उसके अक्रॉस में हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई कर दिया है। लेट एसी वोल्टेज V is equal to V naught sin omega t is applied across a capacitor of capacitance C। ये एक वोल्टेज है जिसको C कैपेसिटेंस A कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर। वोल्टेज जिसको कनेक्ट किया है वो है V नोट साइन ओमेगा टी, और इस तरीके से इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करने लग गया है इस तरीके। ठीक है बेटा, जैसे जैसे ये फ्लो करेगा तो कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आने लग जाएगा, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस। ठीक है, तो कैपेसिटर पे धीरे धीरे चार्ज स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे, एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज है वो, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू एंड करंट इन सर्किट इज आई। तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, और कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो है क्यू। तो जो आई है, जैसे जैसे ये अपने पास में करंट फ्लो करेगा वैसे ही इस पे चार्ज स्टोर होता चला जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, डी क्यू बाई डी टी। जितना ज्यादा कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो रहा है उतना ही करंट बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद में इसके लिए अपने पास में जो करंट है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। केवीएल को हम क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज, जो अपने पास में सोर्स की वोल्टेज है वो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू वी। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज हो जाएगी, क्यू बाई सी, और वी की वैल्यू है वी नोट साइन ओमेगा। इधर से चार्ज है उसकी वैल्यू आ जाएगी सी वी नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट करंट जो है इस केस में उसकी वैल्यू हो जाती है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो इसमें सी वी नोट तो है कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये आ गई है करंट की वैल्यू। करंट इज इक्वल टू सी वी नोट ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। इसलिए हम करंट को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। करंट को मैंने ऐसे लिख दिया, ये जो टर्म है इसको क्या बोल देंगे, आई नोट। अब इस टर्म को लिखते हैं राइट साइड में, जो आई नोट है वो क्या बन गया है, सी वी नोट इंटू ओमेगा। बेटा वी नोट को तो ऐसे रखा, सी ओमेगा को नीचे ले गए तो क्या हो गया, 1/4। अब करंट को कैसे लिखते हैं, वोल्टेज अपॉन उसके नीचे रेजिस्टेंस है वो, इधर पे लिखा जा सकता है यहाँ की वोल्टेज अपॉन इधर का रेजिस्टेंस। इधर का रेजिस्टेंस लिखने का मतलब है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख देना, तो वी नोट अपॉन एक्स सी। तो इधर जो एक्स सी है उसकी वैल्यू तो आ गई है 1/सी ओमेगा, और इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ये आ गई है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, बाय ए कैपेसिटर
इन एसी सर्किट, कोई ऐसी सर्किट है उसमें कितना सा रजिस्टेंस ऑफर करता है कोई भी कैपेसिटर, उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। करंट को ऐसे लिखा गया आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। बहुत बढ़िया बेटा, करंट की वैल्यू तक हमने निकाल ली है। बट करंट की वैल्यू से हमें मेन जो काम होता है वो फेज निकालना होता है। वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी। अब करंट का यूज करके भी हमें फेज निकालना है, तो करंट को कोस की टर्म में ना रख के साइन की टर्म्स में लिखते हैं। तो कोस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये लिख दिया हमने करंट। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस तरीके से हमने करंट को लिख दिया है। अब यहां से अपने पास में सारी चीजें आ चुकी हैं, जितनी चीज हमें चाहिए थी वहां तक के सारे आंसर जो है वो अपने आ चुके हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, तो वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो देखो, इसका है ओमेगा टी, इसका है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब है करंट फेज में आगे चल रहा है पाई बाई 2 से। तो करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाई 2। ठीक है, कैपेसिटर में जो करंट है वो वोल्टेज से आगे चल रहा है पाई बाई 2 के फेज। इधर पे बना लेता हूं मैं फेजर। भाई फेजर किस तरीके से बनेगा, देखो तो बेटे इसका फेजर ऐसे बनेगा। अगर मैं वोल्टेज को इस तरफ लिख दूं, तो करंट है तो वोल्टेज से आगे चल रहा है, तो वोल्टेज से आगे चल रहा, आगे चलने का मतलब है बेटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री आगे। आगे का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इधर से कितना आगे है, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा बोले कि वोल्टेज है वो कितना सा चल रही है, तो ये बोल सकते हैं वोल्टेज है वो करंट से पीछे चल रही है, लैग बिहाइंड चल रही है पाई बाई 2 से। वो भी बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ लिखा हुआ मिले तो भी कोई दिक्कत। अगर मैं ऐसे करूं, मैं करंट को इस लाइन के अलोंग में प्लॉट करता हूं, तो फिर वोल्टेज को पीछे लिखना 90 डिग्री से। ऐसे है अपने पास में पाई बाई 2 रेडियन है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, इजी तरीके से हमने इसके एक्सप्लेनेशन को लिख लिया है। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी एसी है उसको कैपेसिटर पे कनेक्ट करते हैं तो ये बिहेवियर आते हैं। नेक्स्ट लिखने वाले हैं भाई ग्राफ। चलो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ देखो बेटा इसका कैसा बनेगा, इस तरफ वोल्टेज और करंट प्लॉट करने वाले हैं, इस तरफ टाइम प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बनाता हूं वोल्टेज का ग्राफ। वोल्टेज है उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है वी नोट। ठीक है, इधर पे है पूरा टाइम पीरियड टी, ये है भाई टी बाई 2। ठीक है, साइन का ग्राफ बनाना था, वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी, तो साइन का ग्राफ बन गया। करंट के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं तो करंट है आई नोट कोस ओमेगा टी। करंट का ग्राफ कोस वाला बनेगा। कोस के अकॉर्डिंगली क्या ग्राफ बनता है भाई, +1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर दिया मैंने +1। दूसरे कलर से बना देते हैं। ये बन गया है करंट का ग्राफ। करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई। ऐसे करके ये बन गया है करंट का ग्राफ। ये है भाई करंट, ये है वोल्टेज। इस तरीके से हमने वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी बना दिया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले लिखते हैं पावर के बारे में।
पावर ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। एसी सर्किट में जो कैपेसिटर है उसकी अक्रॉस कितनी सी पावर ड्रॉप होगी, ये लिखने वाले। तो पावर के बारे में देखो, पावर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वोल्टेज इंटू करंट। इसके अंदर जो वोल्टेज है वो है वी नोट साइन ओमेगा टी, करंट है वो है आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, वी नोट और आई नोट को एक साथ ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाता है साइन 2। वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ऐसे अपने पास में पावर बन जाता है, पर ये पावर तो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो हमें निकालना होता है एवरेज पावर। इंडक्टर के अक्रॉस में जो एवरेज पावर है वो टाइम की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल पे जीरो होती है। कंप्लीट साइकिल पे एवरेज पावर जो आएगी कैपेसिटर में उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। लिख दिया है जीरो, बढ़िया तरीके से कर दिया है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। तो पावर ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर उसकी वैल्यू यहां तक आ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल हैं, वो करते हैं। देखो तो बेटे, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूं। इन एन एसी सर्किट, कोई अपने पास में एसी सर्किट है, उसका जो ईएमएफ है वो है 200 अंडर रूट 2 साइन ऑफ 100 टी। ठीक है, इन एन एसी सर्किट एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस एसी सप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू बता देनी। ठीक है, चलो तो भाई करते हैं बेटा सोल्व। इधर की जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ऐसी है, E इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा। तो इसका यूज करके भाई करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है बेटा। करंट की अपने पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तो है वी नोट और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी ऊपर चला गया, तो ओमेगा सी इंटू वी नोट, ऐसे करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बन गई है। तो ओमेगा लिखते हैं सबसे पहले, साइन में जो टी के साथ मल्टीप्लाइड है वो टर्म होती है ओमेगा, ओमेगा है 100, कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड मतलब 10 की पावर माइनस, और जो वोल्टेज है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 200 अंडर रूट 2। ऐसे करके करंट की वैल्यू आ गई है। इधर से करंट है उसको लिखता हूं मैं, तो 1 2 और 3, तीन वैल्यू कैंसिल कर देता हूँ। 20 अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। 3 तो यहाँ से 10 की पावर 3 यहाँ से आ गया, 10 की पावर -6 था, ये बन गया 10 की पावर माइनस। तो पीक वैल्यू आ गई है 20 अंडर रूट 2 मिली एम्पियर। तो करंट की आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आई नोट बाई अंडर रूट 2, जो कि बनेगी 20 मिली एम्पियर। यही हमें निकालना था और यही हमने निकाल लिया। इतना सा इसका क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे ना सिंपल सिनेरियो वाले, वो क्वेश्चन इस तरीके से ही आपको करने हैं। तो इधर तक बेटा अपने पास में वोल्टेज करंट ये सब आ गए हैं, रजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर, बिल्कुल सिंपल सिनेरियो में, बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक होने वाला है, वो अगर इनको आपस में साथ में कनेक्ट करके सीरीज में लगा दें तब किस तरीके का सिनेरियो बनेगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट लेक्चर।